नाज़रीन, रफा शहर पर हमले का बदला लिया गया है। मज़ामती तहरीक की जानिब से कई कमांडर्स को मारा गया है। इसके साथ साथ जो इसराइली मिलिट्री साइट्स हैं और सेटलमेंट्स हैं उन पर बमबारी की गई है। कल हिज़्बुल्लाह की जानिब से हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल इसी बदले के तौर पर जो है वो इसराइल पर फायर किए गए थे। और अब नाज़रीन यमन से भी खबरें आ रही हैं, वो आगे चलकर आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन मतलब तमाम तरफ से एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ने बड़े हमले जो हैं वो इस वक्त किए हैं। और नाज़रीन, जो ये बात सामने आई थी कि इसराइल ने अपने 2 कैदी छुड़ाए हैं, वो झूठ भी बेनकाब हो गया है। और एक नया मिस्र प्लान भी सामने आया है। फ़लस्तीनियों को किस तरह से मिस्र में धकेलने के लिए एक बार फिर मिस्र को खरीदने की कोशिश की जा रही है। और वहाँ पर इस वक्त मुसाद, शिन बेत सारे मिस्र में पहुँचे हुए हैं। और किंग अब्दुल्ला जो कि जॉर्डन के हुक्मरान हैं, वो इस वक्त बाइडन से मुलाकात के लिए पहुँचे हुए हैं। तो ये सारी बड़ी खबरें हमारे पास आ गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नज़र इसराइल की जानिब से रफा पर पहला हमला किया गया, 100 के करीब लोग शहीद हुए। और इस हमले ने सूरत हाल को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है और मामलात मजीद वर्स हो गए हैं। जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है वो अब पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है और उनके हमलों की शिद्दत देखी गई है। इसराइल पर हमले जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं और बताया जा रहा है कि 72 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं तमाम तरफ से बड़ी जंग छिड़ने के लिए, यानी हिजबुल्लाह के हवाले से, मिस्र के हवाले से। और नज़ीर, जो कैदियों को छुड़ाने के हवाले से इन्होंने कहा था कि बड़ी फतह दिखाई थी। और हमने उस वक्त भी आपको कहा था कि हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए मज़ामती तहरीक का इस पर क्या रिस्पॉन्स आता है कि क्या इसराइल ये ठीक कह रहा है। तो उस पर नाज़रीन एक पूरा स्कैंडल सामने आ गया। ये कितना बड़ा झूठ बोला गया और क्या शैतानी खेल खेला गया वो अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। और सबसे पहले नाज़रीन, जो मज़ामती तहरीक ने गज़ा में हमले किए हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। फिर जो मिस्र में प्लान बनाया जा रहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, ये बताया जा रहा है कि बमबारी मज़ामती तहरीक की जानिब से की गई है। इसराइल की जो बहुत सारी मिलिट्री साइट्स हैं और उनकी डिफरेंट जो सेटलमेंट्स हैं इसराइल में, उन पर रॉकेट्स और मिसाइलों के साथ डजन्स ऑफ रॉकेट्स एंड मिसाइल जो हैं वो फायर किए गए हैं। इसके अलावा वो नाज़रीन बता रहे हैं कि हमने कमांडर्स ऑफ 630 बटालियन और उसके साथ जो सोल्जर्स थे उनको हलाक किया है बाय बॉम्बिंग ऑफ बॉबी ट्रैप्ड बिल्डिंग। एक बिल्डिंग में उसको फंसाया गया, फिर उसको उड़ा दिया गया और कमांडर्स और जो सोल्जर्स हैं उसके साथ वो मारे गए। फिर वो कह रहे हैं कि हमने रॉकेट्स अटैक ऑन इसराइली पोजीशन इन सौदर्न गाजा। फिर नाज़रीन वो बता रहे हैं कि हमने मिलिट्री व्हीकल्स को तबाह किया है बहुत सारे आरपीजीज फायर करने के साथ। और यूनिवर्सिटी एक्सेस है जो इलाका, यहाँ पर ये वाकया पेश आया। फिर नाज़रीन वो कह रहे हैं कि hidden bomb IDF hit the force who barricaded himself in a house in Al Sabra neighborhood। इसके साथ साथ नाज़रीन वेस्ट बैंक में भी बड़ी मज़ाहमत दिखाई जा रही है और इस रफ़ा के बदले के तौर पर वहाँ पर भी कुछ हमले इसराइली फ़ौज पर किए गए हैं। वो बता रहे हैं कि आवर मुजाहिदीन टारगेटेड सोल्जर्स विद एक्सप्लोसिव डिवाइसेस एंड हैवी बर्स्ट ऑफ बुलेट्स। फिर वो कह रहे हैं कि खलील अल रहमान बटालियन इन वेस्ट बैंक अनाउंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शूटिंग अटैक ऑन खरमीर-उज़-ज़ोर सेटलमेंट्स। तो मैं आपको बता रहा हूं कि तमाम इतराफ में रफा शहर का बदला लिया गया है। अगर किसी ने नहीं लिया तो अभी तक वो मिस्र ने नहीं लिया। अच्छा, अब नाज़रीन वो जो स्कैंडल है वो क्या है? जो इन्होंने कहा था कि भाई हमने अपने जो हॉस्टेजेस हैं उनको रिहा करवाया है। और हमने आपको बताया था कि 128 दिनों में अगर एक कैदी भी नहीं रिहा करवाया जा सका तो ऐसी अचानक से कौन सी पावर आ गई इसराइली फ़ौज के साथ जो अभी तक 1% विक्ट्री हासिल नहीं कर सकी। उन्होंने इतना बड़ा ऑपरेशन करके अपने कैदियों को रिहा करवा लिया। तो ये रियलिस्टिक नहीं लगता है, इसके पीछे बहुत सारे हक़ाइक़ हो सकते हैं। लिहाजा हम ज़रा वेट करते हैं। और ये बात यकीन के काबिल नहीं थी। तो वो नाज़रीन झूठ पकड़ा गया है, वो इनका शर्मनाक तरीन स्कैंडल सामने आ गया। और ना सिर्फ इनके अपने मीडिया ने उसको बेनकाब किया, यानी दुनिया का मीडिया तो अब रिपोर्ट कर ही रहा है, लेकिन इनका अपना मीडिया जो है वो उसका भांडा फोड़ रहा है। नाज़रीन, हुआ कुछ इस तरह से है कि इनको 2 एल्डर हॉस्टेजेस यानी बुजुर्ग हॉस्टेजेस जो थे वो इनको मिले हैं बाय चांस दे फाउंड इन अ बिल्डिंग। अब ये बाय चांस दे फाउंड इन अ बिल्डिंग क्या है? देखें, मज़ामती तहरीक ने जो हॉस्टेजेस हैं उनको टनल्स में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये 2 बुजुर्ग थे, इनको काफ़ी अरसा तक टनल्स में रखा गया, लेकिन ये इनकी सेहत का इशू था कि अगर आप
100 मीटर नीचे टनल्स में हैं, तो आपको ऑक्सीजन का इशू होगा, बहुत सारे उनकी मतलब बुढ़ापे में है, सेहत के मसाइल हैं, ज़ेरे ज़मीन इतना ज़्यादा वो नहीं रह सकते। तो ह्यूमैनिटेरियन पर्पस के लिए, यानी मज़ाहमती तहरीक चाहती तो उन्हें वहीं रखती, चाहे वो जान से क्यों ना चले जाते, लेकिन उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन पर्पस के लिए उन्हें टनल से निकाला और बिल्डिंग्स में ऊपर रखा ताकि इनकी सेहत को पूरी तरह से मेंटेन रखा जा सके। अच्छा, इसी दौरान जो है वो बिल्डिंग में इसराइली फौजियों को वो जो 2 कैदी हैं वो मिल जाते हैं। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कैदी मिलते कब हैं? ये 2 फरवरी की बात है, यानी आज 13 फरवरी है और 12 फरवरी को ये ऑपरेशन किया जाता है रफा में जो बमबारी की गई है, लेकिन ये जो उनको कैदी मिले हैं ये 2 फरवरी को मिले हैं। अच्छा, ये कैदियों को लेकर उसको सीक्रेट रख लेते हैं, यानी ये इंफॉर्मेशन जो है वो बाहर नहीं लाई जाती और इसको अनाउंस नहीं किया जाता, उनको रख लिया जाता है सीक्रेटली अपने पास ताकि किसी खास मौके पर इस चीज़ को यूटिलाइज किया जा सके। अच्छा, अब जब वो रफा पर हमला करने के लिए जा रहे थे तो आपको पता है पूरी दुनिया से प्रेशर आ रहा है, रियल प्रेशर है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इन पर दबाव है और सारे दुनिया का मीडिया मगरबी जो उनका डिफेंड करता था वो भी तनकीद कर रहा है। मतलब यूके और फ्रांस जैसे मुल्क जो हैं वो कह रहे हैं कि ये हम इसमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। नेदरलैंड की अदालतें फैसला दे रही हैं कि इनके जंगी तैयारी ना दो। यूरोप में जो बैंक्स हैं उनके साथ लोगों ने बाइकाट करना शुरू कर दिया है। असलहा कंपनीज के लाइसेंस मुअत्तल होना शुरू हो गए हैं कि इसराइल को असलहा ना दो। तो रियल प्रेशर है। तो उन्होंने इस बयानिए को काउंटर करने के लिए कि देखें हमारे जो कैदी हैं वो तो रफा में रखे गए हैं और जो हमास की सारी सीनियर लीडरशिप है वो भी रफा में, इसलिए हमारा रफा पर हमला करना ज़रूरी है। तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, वहाँ पर बमबारी की गई, 100 के करीब लोग शहीद हुए और बाद में कहा कि हमने वहाँ पर ऑपरेशन करते हुए अपने कैदी रिहा करवा लिए हैं। हालांकि वो कैदी पीछे उनके पीछे बैकग्राउंड ये था, वो 2 फरवरी को मिले और किस तरह मिले वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये बमबारी करके फिर अगले दिन अनाउंस करके कि इस ऑपरेशन के जरिए हमने कैदी रिहा करवाए, वो जो शैतानी खेल वो खेलने की कोशिश कर रहे थे, वो जो बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे थे वो उल्टा पड़ गया है। और मिसाल के तौर पे जैसे अमेरिकी मीडिया है वो क्या लिख रहा है, द किलिंग ऑफ 100 पैलेस्टीनियंस इन एन इसराइली ऑपरेशन टू रिलीज ओनली 2 हॉस्टेजेस इज वरीइंग, कि 2 कैदियों को छुड़ाने के लिए 100 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। तो ये क्या है? आप देखें ना कि ये कितनी शर्मनाक बात है कि इसराइल के जो 7 अक्टूबर का हमला हुआ था उसमें 1200 हलाक हुए इसराइली, और वो भी इनका क्लेम है। अच्छा, उसमें दुनिया का मीडिया और इनका अपना मीडिया जैसे हरेड्स, इनका बहुत बड़ा अखबार है, वो ये साबित कर चुके हैं कि इनमें से बहुत सारे वो हैं जो इसराइली आर्मी ने खुद मारे। जो इनका हेलीकॉप्टर वहां पर आया था उसने अंधाधुंध गोलियां चलाई और अपने बंदे जो है वो खुद मारे, ठीक है। तो मैक्सिमम इन्होंने उसमें खुद मारे। उसके मुकाबले में ये पूरे गजा को तबाह कर चुके हैं और 27,000 ज़्यादा लोगों को शहीद कर चुके हैं। और जो मलबे तले दबे हैं 8 से 10,000 वो तादाद बनती है। 70 से 80,000 लोग जख्मी हो चुके हैं, ठीक है। इसलिए बाइडेन ने कहा कि ये जो जवाब है ये लिमिट क्रॉस कर गया। तो ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना। ये देखिए ये कितनी शर्मनाक बात है कि पहले ये सारे सपोर्ट करते रहे, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी इनका असलहा जा रहा है गजा में और उन्हीं के साथ बमबारी हो रही है। लेकिन ये जो इनका खेल है वो पूरी तरह से बेनकाब हो गए। अच्छा, अब अगला नाज़रीन प्लान क्या है और मिस्र में इस वक्त क्या चल रहा है? नाज़रीन, इस वक्त मुसाद, शिन बेत, CIA और बाकी जो मेडिएटर्स हैं वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं इजिप्ट में, और कायरो में इस वक्त हाई लेवल की मीटिंग चल रही है। क्योंकि एक बात ठीक है कि उन पर रफा पर हमला करने के लिए प्रेशर जरूर है, देखिए वो रुकने वाले नहीं है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन डेफिनेटली उन पर प्रेशर तो है कि भाई अगर हमारे अपने इत्तेहादी UK, फ्रांस, ये अगर हमारे सामने खड़ा हो गया, अगर यूरोप से हमारे बैंकों से बाइकाट शुरू हो गया, असलहा लाइसेंस नेदरलैंड की कोर्ट ने फैसला दे दिया कि इनको जंगी तैयारी नहीं देने, तो वरीइंग तो उनके लिए है, परेशान कुन हालात तो हैं। इसलिए वो बयानिए में भी आप चाहते हैं कि बयानिया होगा तो ये सारे हमारे साथ खड़े होंगे ना। अमेरिका को छोड़ दे, बाकी तो यूरोप तो मैटर करता है ना, तो यूरोप तो नहीं उनके लिए साथ खड़ा होना। मतलब जो लोगों का प्रेशर आप हिसाब लगाइए, वो कंगाल हो गए, उनके बैंक्स और कंपनीज के लाइसेंस मुअत्तल हो गए। इससे आगे तारीख में, यूरोप की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो अब नाज़रीन ये प्लान क्या बना रहे हैं कि ये इजिप्ट को ये कह रहे हैं कि वहाँ हम ये इनको निकालते हैं, ऑपरेशन इस तरह नहीं करते, हम रफा में इस तरह ऑपरेशन नहीं करते, हम एक मौका देते हैं कि आप ये जो सारे फ़लस्तीनी हैं इनको
सिनाई का जो इलाका है यहाँ पर कैंप्स लगाएं और इनको वहां पर जगह दें, एंड देन फिर हम रफा पर ऑपरेशन करेंगे। और इसको वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है वो कंफर्म कर रहा है। आप देखिए, अंडर द इसराइली प्रपोजल इजिप्ट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग कैंप्स विद टेम्परेरी सैनिटेशन फैसिलिटीज एंड वाटर सप्लाईज। फिर उसका दूसरा बयान देखिए, द प्लान इज फंडेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स पार्टनर्स इन द गल्फ बिफोर द इमिनेंट इन्वेजन ऑफ द सिटी ऑफ रफा। अब ये कितनी ही शर्मनाक बातें हैं, एक के बाद एक शर्मनाक बात है कि जनाब तबाही आप लेकर आए, फलस्तीनियों को उनके वतन से आप निकालें, और फंड कौन करेगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि ह्यूमन राइट्स का चैंपियन है, और गल्फ पार्टनर्स। तो गल्फ पार्टनर्स में कौन है? वो सऊदी अरब हो सकता है, वो यूएई हो सकता है, वो बाकी गल्फ में जो जो कंट्रीज आते हैं वो हो सकते हैं। ये मतलब तकब्बुर की इंतहा है। इन घटिया और बेशर्मों के काम देखें कि गजा में तबाही लाकर उनको धकेल कर इजिप्ट में करेंगे, उनको हम धकेलेंगे, उसकी जो कैंप लगाएगा वो इजिप्ट लगाए, उसको जो फंड करे वो अमेरिका और गल्फ पार्टनर करे, वो अरब फंड करें। ये इनका इंतहा देखिए, जुल्म की इंतहा देखिए। तो इस वक्त मीटिंग हो रही है, और इससे पहले भी इजिप्ट को इस तरह की ऑफर्स दी गई, लेकिन इजिप्ट ने इस पर नहीं माना है। तो अभी जैसे इजिप्ट ने बैकडोर चैनल से इनको पैगाम भिजवाया था कि अगर फलस्तीनियों को निकालने की कोशिश की या रफा पर ग्राउंड ऑपरेशन, देखिए वो जो बमबारी हुई है वो उसकी अब तफसीलात सामने आ गई है ना, ग्राउंड ऑपरेशन अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो इसराइल ने कहा जो ही ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा तो हम हमला करेंगे, ठीक है। और वो भी मैं कह रहा हूं कि मिस्र पर अब जो है ना टाइम मिस्र के पास बहुत शॉर्ट रह गया, तो इस तरह मिस्र को एक बार फिर खरीदने की कोशिश की जा रही है। और जो जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला हैं वो बाइडन के पास पहुंचे और बाइडन के साथ मुलाकात हुई है, और अमेरिकी मीडिया ये बता रहा है कि किंग अब्दुल्ला ने बताया कि अगर ये वेस्ट बैंक में भी सूरत हाल मजीद खराब होती है, जिस तरह की लड़ाई वहां पर चल रही है और ये जिस तरह इनको निकालने लगे हैं, तो फिर हमें भी जॉर्डन को भी जंग में जाना पड़ेगा अगर सीज फायर आप नहीं करवाते। उसकी बुनियादी वजह जॉर्डन के हवाले से समझ लें कि जो जॉर्डन के रिहायशी हैं, यानी जो पूरी जॉर्डन की आबादी है वो भी फलस्तीनी है, यानी नस्लन ये जो जॉर्डन में रहने वाले हैं वो भी फलस्तीनी हैं, यानी फलस्तीन जो था उसमें जॉर्डन का इलाका भी आता था, ठीक है। तो जॉर्डन में जो सारी उनकी आबादी है, यानी जॉर्डन के जो शहरी हैं वो नस्लन फलस्तीनी हैं। तो जॉर्डन पर इस वक्त शदीद तरीन दबाव है। तो ये बात जॉर्डन की जानिब से कन्वे की गई है बाइडन को कि अगर सीज फायर नहीं होता तो फिर हमारे लिए मामलात को कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। अच्छा, अब नाजरीन यहाँ पर जो अमेरिका की मुनाफकत है वो ये है कि वो मुज़ाकरात तो जारी रखे हुए है और जो है वो क्रिटिसाइज भी करना उसने शुरू कर दिया पब्लिकली इसराइल को, और लेकिन एक्चुअली बात यह है कि इसराइल पर अभी तक उस तरह की सख्ती नहीं की जा रही कि जिस तरह की सख्ती होनी चाहिए। अगर सही मानों में सख्ती की जाए इसराइल पर तो इसराइल की मजाल ही नहीं है। अगर बाइडन एक फोन कर दे नेतन्याहू को कि तुम फारिग हो, अगर तुम ये काम नहीं करते तो नेतन्याहू नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का बयान देखिए, नेतन्याहू विल नॉट लास्ट इवन 10 मिनट्स विदाउट अमेरिका सपोर्ट। फिर उन्होंने कहा अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन कैन बी रीच्ड टू एंड द वॉर ऑन गाजा प्रोवाइडेड दैट द यूनाइटेड स्टेट्स choose between war and a ceasefire in action, not in words। फिर वो कह रहे हैं द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ नॉट एक्सपेंडिंग द सोर्स ऑफ द वॉर बट इट कंटिन्यूज टू सप्लाई इसराइल विद वेपन्स टू किल द पैलेस्टीनियंस। ठीक है, तो ये दोगलापन है अमेरिका का, बातें उसकी कुछ और हैं और एक्शन है नहीं। लेकिन ये यहाँ पर एक एनबीसी जो अमेरिका का इदारा है वो क्या कह रहा है, बाइडन एक्सप्रेस्ड हिज फ्रस्ट्रेशन ओवर हिज फेलियर टू परस्यूड इसराइल टू चेंज इट्स मिलिट्री टैक्टिक्स। तो देखिए दो चीजें हैं, इनमें आपस में इख्तलाफात भी हैं, पैदा हो चुके हैं बाइडन और इसराइल के दरमियान, और कशीदगी भी बढ़ रही है, टेंशन भी बढ़ रही है, और ये सामने आ रही है चीजें कि बाइडन प्राइवेटली जो है वो नेतन्याहू को गालियां देता है कि ये सबके लिए अमन तबाह कर रहा है। ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन एक्चुअली जो है वो कोई ऐसी सख्ती नहीं दिखाई जा रही। यानी मतलब ये हुआ कि अमेरिका जो है वो खुद दलदल में फंसा हुआ है, उसकी जो लीडरशिप है वो इस मामले को निपटाने में पूरी तरह से फेल हो गई है और वो कोई अथॉरिटी अपनी शो नहीं कर सकती। देखें ये मामला हल कब होगा, पहले दिन से हम कह रहे हैं कि जब तक नेतन्याहू को नहीं हटाया जाता तब तक मामला हल नहीं होगा। तो ये मुज़ाकरात कर रहे हैं, मिस्र को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, फलाना टिमकाना कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू को अभी तक फारिग नहीं कर रहे। तो अमेरिका नाज़रीन ये चाहता है कि जो इसराइल है वो अपने तय मान जाए
کہ جو ہم پرپوزل اس کے سامنے رکھتے ہیں وہ اپنے تئی اس کو مان جائے، نتن یاہو خود سیز فائر پر مان جائے، لیکن ہمیں بھی اور آپ سب کو پتا ہے کہ نتن یاہو رکنے والا نہیں، اسرائیل سیز فائر پر کبھی بھی نہیں مانے گا۔ تو اب ناظرین ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ یہ مذاکرات اب کھڈے میں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہاں پیرس اکارڈ جو ہوئے تھے ان کی ضرور تھوڑی بہت ویلیو تھی، ابھی بھی خبریں آ رہی ہیں جی اس ویک میں کوئی بڑی اپ سیٹ ہو سکتا ہے، کوئی بڑی ڈیل ہو سکتی ہے، کوئی مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں، اس طرح خبریں چل رہی ہیں، لیکن جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل رکنے والا نہیں ہے، وہ رفح پر حملہ بھی کرے گا۔ ہاں اس پر یہ پریشر ضرور ہے، دیکھیں اس کا پلان ہی یہی ہے کہ فلسطینیوں کو نکالنا ہے ایجپٹ میں، تو اگر آرام سے یہ ہو جاتا ہے تو پھر ان کو مسئلہ ہی کیا ہے؟ اگر مثال کے طور پہ یہ مذاکرات کے ذریعے وہ فلسطینیوں کو نکال دیتے ہیں تو پھر ان کو کیا مسئلہ ہے؟ پلان تو یہی ہے کہ فلسطینیوں کو نکالنا ہے۔ تو اب ناظرین ایک بہت بڑا امتحان یہاں پر مصر کے اوپر ہے، اور مصر کے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہے، آپ یوں کہہ لیجئے یہ 72 گھنٹے ہیں یا 96 گھنٹے ہیں، یہ اتنی کو بات ہے کہ یہ مذاکرات چل رہے ہیں، یہ مطلب آج یا کل یہ فائنلائز ہو جائیں گی چیزیں۔ تو اسرائیل تو رکنے والا نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت گراؤنڈ انویژن جو ہے وہ شروع کر دے گا، اور مزید اب بمباری وہ شروع کرے گا۔ تو اگر اس کو روکنا ہے تو ابھی روکنا ہے۔ یہ مصر نہ سوچے کہ بھائی جب یہ فلسطینی داخل ہوں گے ایجپٹ میں تو ہم حملہ کریں گے، تو اب تو بات آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہوگی۔ اگر کچھ کرنا ہے تو ابھی کرنا ہے۔ اور یمن کا اس حوالے سے بڑا بیان سامنے آیا کہ we stand with Egypt if it stands with the people of Gaza۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایجپٹ وار ڈکلیئر کرتا ہے اسرائیل کے خلاف تو ہمارے جنگجو مصر پہنچیں گے، اور ہم ایجپٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، اسرائیل کے ساتھ جا کے لڑیں۔ دیکھیں نا کہ ان کو جو یمن کے جنگجو تھے ان کو سعودی عرب وغیرہ راستہ نہیں دیا تھا، پھر یہ گھوم کر گئے تھے لیبنان کے بارڈر پر۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مصر جنگ ڈکلیئر کر دیتا ہے اسرائیل پر تو ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، یہاں سے اسلحہ کیا، ہمارے جنگجو کیا، جتنی ہماری بساط ہے اس سے بڑھ کر ہم مدد پہنچائیں گے وہاں ایجپٹ میں، اور ایجپٹ کے ساتھ مل کر اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑیں گے۔ تو یہ آج یمن کی جانب سے اناؤنس کر دیا گیا ہے۔ تو 72 گھنٹے ہیں، 96 گھنٹے، یہ اتنی گھنٹوں کی بات ہے، اس میں کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہے، وگرنہ پھر بات جو ہے وہ سب کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ آپ یہ ورلڈ فوڈ پروگرام کا آپ دیکھیے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حالت فلسطینیوں کے، غزہ کے لوگوں کی کیا ہوئی پڑی ہے بھوک سے اور قحط سے۔ دا پاپولیشن آف غزہ اسٹرپ از سفرنگ unprecedented levels of famine like conditions as the war continues۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں 2.2 million residents of Gaza Strip are classified among the top 3 hunger categories۔ اور اس کے علاوہ جو UNRWA ہے جس کو یہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا جو یورپی یونین کا کمشنر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ The European Foreign Policy Commissioner talks about the Israeli efforts to get rid of UNRWA for years reveals the occupiers fabricated allegations۔ یہ یورپی یونین کا کمشنر کہہ رہا ہے UNRWA کا کہ یہ اسرائیل کا پرانا پلان تھا اس ادارے کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ یہ جو ریلیف تھوڑا بہت ملتا ہے، امداد ملتی ہے، وہ نہ ملے۔ پھر UK اور فرانس کا بیان آپ دیکھ لیجئے آخر میں، وہ کہہ رہے ہیں جی اسرائیل must stop and think seriously before taking any further action on Rafah۔ پھر فرانس کہہ رہا ہے there is no justification for any attack by the Israeli army on Rafah۔ اور جو امریکہ کے سب سے فیمس جرنلسٹ ہیں ٹکر کارلسن، جنہوں نے ابھی پیوٹن کا انٹرویو کیا اور وہ پوری دنیا میں وائرل ہوا تھا، ہماری تاریخ کا سب سے زیادہ فیمس انٹرویو وہ کہا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس از ایول۔ امریکہ کا سب سے جو ٹاپ کا جرنلسٹ ہے وہ کہہ رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس از ایول کیونکہ یہ جنگ کو روک نہیں رہا۔ تو 3 باتیں ہیں، دیکھیں مصر، مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ مصر کی قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، وہ دیر کرے وہ سویر کرے، اس کو حملہ کرنا ہی پڑے گا، اس کو جنگ میں جانا ہی پڑے گا۔ دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات جیسے جارڈن کو مسئلہ ہے کہ ساری آبادی فلسطینی ہے، تو یہ مصر کے صدر ابھی جو دوبارہ ری الیکٹ ہوئے کیوں ہوئے؟ کیونکہ دیکھیں ابھی تک مصر نے یمن کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا، ایک حد تک انہوں نے سٹانس لے کر رکھا، تو بھائی اس پبلک پریشر کو ہینڈل کرنا ناممکن ہے۔ تو مجھے ابھی لگتا ہے کہ مصر جنگ میں جائے گا، وہ آج جائے، کل جائے، پرسوں جائے، دیر سے جائے، وہ جانا پڑے گا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر امریکہ اور یورپ نہیں رکوا پا رہے، دیکھیں نا جو ابھی UK اور فرانس کا بیان سامنے آیا، وہ مطلب ان کے ورڈ سخت ہوتے جا رہے ہیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر کلیئر ہے کہ وہ نہیں رکوا سکے ہیں، ابھی تک نہیں رکوا سکے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دنیا بڑی مس کیلکولیشن کر رہی ہے، یہ یورپ اتنی بڑی جو نتائج بھگتنا پڑیں گے وہ یورپ کو اور باقی تمام دنیا کو بھگتنا پڑیں گے۔ تو اس وقت ساری دنیا کے پاس ایک آخری موقع ہے
یہ یورپ بھی آپ دیکھیے گا بعد میں جو کتابیں وہاں پر لکھی جائیں گی، جو تھنک ٹینکس تو آج بھی بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں فل فار سیز فائر کروانا چاہیے، یہ اس کے نتائج ہمیں بھی بھگتنا پڑیں گے۔ تو یہ ساری دنیا، یورپ اور امریکہ خاص طور پر یہ مس کیلکولیشن کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ جنگ رکوائیں، وگرنہ یہ بات ذہن میں رکھیں ناظرین، یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر غزہ میں تباہی آئے گی تو یہ کوئی بھول میں نہ بیٹھا رہے۔ اور عرب، اور بھائی یورپ میں یہ حال ہوا پڑا ہے تو عرب کی سوچ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں پر امن رہے گا، غزہ تباہ ہو جائے گا، یورپ میں اتنے ہنگامے شروع ہو جائیں گے لیکن عرب محفوظ رہیں گے۔ یہ کوئی آپ کو لاجیکل بات لگتی ہے؟ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ تباہی، یہاں سے اٹھنے والی تباہی پوری دنیا میں آنے والی ہے۔ تو یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت اللہ حافظ۔